सारे लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, सबको उसने ये वॉइस नोट भेजी। पता है शर्लिन चोपड़ा ने क्या किया? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। आप किस बेसिस पर, किस आधार पर इस तरह का झूठा आरोप लगा सकते हैं? जिंदगी भर आपने झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमें नींद से जाग कर अपनी सफाई देनी पड़ती है पुलिस को, साइबर पुलिस को। हम बताते हैं कि सर, हमें सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने ये जाना है कि हम पर आरोप लगा है, प्लीज पता लगाइए कि ऐसा किसने किया है, ये हैकर कौन है, क्या असल में ये हैकर है या नहीं है, क्या हैकिंग हुई है या नहीं, या वो लड़की जैसे हमेशा बचकानी हरकतें करती है, मन चाहा तो डिसेबल कर दिया, मन चाहा तो एनेबल कर दिया। और इस बार हम अगर पुलिस बोलती है कि वो उनका अकाउंट मिल गया, नो प्रॉब्लम, हम बोलेंगे नहीं हमें प्रॉब्लम है, हमको इन्वेस्टिगेशन करो पूरे मैटर को और हमको रिपोर्ट दो, और प्रॉपरली उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विद एविडेंस, विद प्रूफ। अरे आप आ तो अच्छा, राष्ट्रीय की बात चल रही है झांकी के झूठे आरोप पर। जो मैंने कहा कि हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए, हम लोग टोटल 3 कंप्लीट किया है। ऑलरेडी रिसीव्ड है। हमने इंस्टाग्राम की कंप्लेंट में आईपी एड्रेस, आईएसपी डिटेल्स, लॉगिन, तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन टेकन बाय पुलिस। और यही लेटर लेके हमारी पूरी टीम, इसमें नीरज गुप्ता जी हैं, आदिल भाई हैं, शर्लिन जी हैं, हम सब जाके साइबर हेड को मिलने वाले हैं कि हर बार झूठ बोलकर, हर बार आदिल भाई को बदनाम करने के लिए या उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस का जो सिस्टम है अभी वो बंद होगा। अभी हम हर चीज़ की सफाई मीडिया के सामने और ऑफिशियली लेटर के जरिए लीगली देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। जिसने भी लॉगिन किया है, जहाँ से भी आईएसपी आईपी जो होता है, उसने अगर लॉगिन कर दिया है अंदर, तो फॉरेंसिक साइबर एक्सपर्ट्स के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगिन डिटेल्स देना है कि किसने लॉगिन किया है, और पूरा चीज़ सब सामने आ जाएगा आपके। ओके, इस पे कोई सवाल है? हैकिंग को लेकर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है जो आपको आदिल भाई को या राजश्री को या शर्लिन को पूछना है? मैंने तो कल ही क्लियर किया था, ये सब कुछ राखी ने किया हुआ है। 24 घंटे के अंदर अकाउंट वापस आ जाएगा, और वही हुआ 8 घंटों के अंदर। 8 घंटे, 8.5 घंटे, 8.5, केवल 8.5। और उस दौरान वो फेसबुक पर मौजूद थी। देखिए, हमें तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसका अकाउंट कितने बजे वापस आया है। मैं जानती थी सब कुछ राखी ने किया हुआ है। आपको पता था कहीं ना कहीं पहले भी जाके ऐसा कुछ कर चुकी है? मैंने आपको 4 बार बताया, बिल्कुल ऑलरेडी कंप्लेंट्स हुए थे रिजेश पे, मैंने आपको ये भी बताया, दीपक कलाल पे मैंने ये भी बताया, आदिल। और किसी पब्लिक का टाइम वेस्ट करना और पुलिस स्टेशन में जा जाकर टाइम वेस्ट करना, इसके ऊपर आप लोगों ने कोई फाइल किया है? अभी क्या है, राखी जी को और कोई काम है नहीं सिवाय फॉल्स और बेसिस एलिगेशन करने के, डिफेमेटरी, डेरिवेटरी रिमार्क करने की। इन तीनों के अगेंस्ट में उन्होंने क्या क्या कहा है, तो जो मैं है उसको बोलने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले जो बंदा पीयर होता है रील, अपनी रील के थ्रू जिसमें वो क्लेम करता है, उसका एक फ्रेंड, वो नहीं, उसके एक फ्रेंड ने आदिल दुरानी को 15 लाख रुपए दिए थे, और वो 15 लाख रुपए आदिल दुरानी खा गए। और आदिल दुरानी के लिए बहुत ही वाहियात इसकी लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है जो मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, इंक्लूडिंग चीटर और फ्रॉड बोलता है, और बोलता है मैं आदिल को हमेशा के लिए जेल के अंदर डलवा दूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त का पैसा खाया। ठीक है, उसकी लुकस कैंटेन नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी वो आता है, इसमें वो राखी जी के ही कहने पर आता है, वो क्लियर। उस बंदे के अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया है साइबर सेल में और जोशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में, और राखी जी की भी अगेंस्ट, बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन राखी सावंत एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं दूसरी चीज़ बता दूँ कि वो बंदा जिस बंदे के बारे में बोलता है कि मेरा दोस्त है, इसने पैसा दिया है, वो बंदा यहाँ पे मौजूद है।
हाँ मेरे ही कर और ये इनकी वाइफ है। नमस्ते। हम लोग मिले एक मिनट नाम बताइए। खड़े हो अभी और अब प्लीज सुनिए इनके साथ क्या हुआ आपके साथ शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए। एग्जैक्टली केस क्या है वो आपसे एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैम के स्टोर के बाहर हम लोग वहाँ पे लोकल वाला सर्कल के यहाँ से जा रहे हैं। लाउड बोलो। नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश है, टैटू गुरु बोल के मुझे सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मिले थे इनके शॉप के बाहर नेल आर्ट के वहाँ पे। ये बेसिकली टैटू आर्टिस्ट। टैटू आर्टिस्ट आपने फोटो करा के दिया था वहाँ पे आपके शॉप के बाद। तो मेरे को बोले कि टैटू रिमूव करना है। फिर उसके बाद में घर पे मिले, फिर वहाँ पे आदिल सर से मुलाकात हुई। तो व्यूज़ वगैरह अच्छा आया था 10 मिलियन का। तो बोला क्या कर दे, फिर आदिल सर की ऑडी में बैठ के वहाँ पे लेके गए। तो मेरे लिए सब नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला अभी इतना तो भरोसा कर सकते। घर दिखाया उनका, वो भी अच्छा बड़ा था। इसमें गाड़ी भी दिखाई, फिर दुकान भी दिखा। फिर किसने दिखाया? किसने? वो राखी मैडम ने। हाँ। हाँ तो बोला चल पार्टनरशिप में करते। मेरे से इनकम वगैरह पूछा, मैंने भी बोला हाँ अच्छे लाखों में है इनकम मेरा इतना, तो 50-50 करेंगे। उन्होंने बोले दुकान वगैरह पूरा बना दे। तो मैं एकदम खुश होकर फटाफट ला के लाख रुपये हाथ में कैश दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आदिल को पकड़ के दुकान पूरा अच्छे से बना दे, हम पार्टनरशिप वगैरह करेंगे। सलमान को बुलाएंगे, वो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट इसको बुलाएंगे। हाँ वो सब है मेरे। सलमान भाई। हाँ सलमान भाई। सलमान खान एक सलमान रील्स का स्टेज बनाएंगे, वहाँ पे सब रील्स के स्टार को बुलाएंगे, आप फेमस हो जाओगे। मतलब दिल्ली का एक स्टेटमेंट उनका था ऐसा कि आप पेमेंट कर दो, आपको फेमस कर देंगे हम लोग। फिर इनको हम लोग ने दिया, फिर 6,30,000 इनके अकाउंट में गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने बोला कोई भी एक्टर तो अभी तक दिखा नहीं ना हमको, बस आप तो इसके पीछे पड़े। फिर और 2 लाख रुपया मांगा। फिर वहाँ पे हम लोग रुक गए। फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह चालू हो गया। तो वो पूरा बोले कि आदिल से पकड़ के आदिल से पूरा पैसा निकलवा के दे। मैंने बोला आपके बोलने पे मैंने दिया था। तो बोला कि अभी मेरे को काम करो, मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। आपके बोलने पे मुझे क्यों दिया आपने? वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम करने के लिए। क्योंकि उनका देखिए ठीक है, वो इंटीरियर जो आपने किया, मेरा कोटेशन आपको क्या था? 10 लाख का था स्टार्टिंग। आपने मुझे कितना पेमेंट दिया है? 6,30,000 इनको, 1 लाख रुपया राखी। तो मुझे आज भी कितना पैसा बनता है? 2 लाख रुपए मेरे से लेना बनता है, जो उन्होंने बोला छोड़ दो। और इनफैक्ट अभी अपने जो वकील जी है इनको तो हमारा ऑफिस से कंप्लेंट करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनके हाँ तो बोले मैं तेरा जो भी है पूरा करवा के देता हूँ। अमोली पुलिस स्टेशन में इस बंदे के बिहाफ में राखी जी के अगेंस्ट में रिटन कंप्लेंट और मेरे लॉन्च, को जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल में दिए गए हैं कि कैसे टैक्टफुली राखी सावंत अपने टूटे फूटे घर को रिनोवेट कराने के लिए इस गरीब आदमी को पकड़ रही है और बोलती है काम करो, एक टैटू पार्लर हम लोग खोलेंगे पार्टनरशिप में, तुम इंटीरियर का खर्चा बेयर करो, घर हमारा है, वहाँ पे टैटू पार्लर खोलेंगे। मैं सेलिब्रिटी हूँ तो सलमान भाई को और फलाना भाई को उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम्हारे पार्लर में लेके आएंगे प्रमोशन के लिए, तो और भी अपने यहाँ ग्राहक आएंगे, उससे जो फायदा होगा वो हम लोग शेयर करेंगे। फिर जब शॉप में पैसा देना वो इस गरीब आदमी को समझ में आया, राखी ने टैक्टफुली मैनर में किया क्या, उसने बोला कि मुझे पैसा मत दो। उसने बोला आदिल इंटीरियर का काम करता है, आदिल तुम्हें कोटेशन दे देगा, तुम आदिल को पैसे दो। अपने हाथ में पर्पसली उसने पैसा नहीं दिया। आदिल ने 10 लाख रुपए का कोटेशन दिया, जिसके अगेंस्ट में 7.5 लाख रुपया इस बंदे ने दिया। 2.5 लाख रुपया अभी भी आदिल को लेना बनता है, क्योंकि आदिल ने अपना पार्ट ऑफ वर्क जो था इंटीरियर का पूरा कंप्लीट नहीं किया। एक बार पूरा इंटीरियर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि मैडम आप शुरू करें काम, पार्टनरशिप डील वगैरह करते हो, काम शुरू करते हैं। ये बंदे को इसके सामान के साथ में उठा के बाहर फेंक और 1 लाख का सामान मेरा वो भी था। फिर उसके बाद में मेरे को पुलिस से धमकी भी दिलाई कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दिया। फिर मैं बोला कि सामान भी लेने जाऊंगा, तो फिर वो बोले कि फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं बोला कि सामान जाने देता हूँ, फिर बाद में पुलिस के थ्रू जाते हैं कैसा है क्या है करते हैं। जो अभी रिसेंटली राखी कह रही थी 2 लाख ट्रॉफी, जो 2 लाख ट्रॉफी वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? आज पूछिए। आदिल, जब से आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, एक एपिसोड सा चल पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये कब तक चलेगा, क्या थमेगा भी? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई राखी तो आरोप लगाएगी, उनका काम ही है इस तरह से। तो आप लोग कब तक का सर्वाइव करोगे? या जब तक राखी झूठे आरोप लगाते रहेंगे, हम बाहर आके प्रूफ करते ही रहेंगे, विद प्रूफ, विद विटनेसेस। और एक बात इन्होंने ठीक से नहीं कहा, उसके बाद बताओ तुम्हारे 50 रुपए जो ठगे वहां तक बताओ। लॉन्ड्री का भी था, पैसा उनका बाकी था, तो बोले अभी मेरे भाई है जो वो बरोबर से चेंज नहीं किया। नहीं, प्रॉपरली बोलो, फिर तुम मुझे मत बोलो भाई मुझे ये बोलना था वो बोलना था, क्योंकि आरोप मेरे पे लगा है।
पूरा एकदम क्लियर, पूरा सामने मेरे से अभी पैसा निकाल सकते हैं, मेरे लेवल के हिसाब से भी निकाल लिया उन्होंने 7-8 लाख रुपया, तो अभी इनसे तो अच्छा खासा ही निकाला रहेगा। मेरा तो पूरा मतलब झूठ पूरा लॉस ही हुआ है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी ने ली इस इंसिडेंट के बाद, तो मैंने फाल्गुनी जी से पूछा क्या आप जवाब देंगी, और उन्होंने कहा था कि आपको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आपको अलाउड नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना। इसमें क्या है बात है, इसमें थोड़ी रोशनी डालेंगे। क्या आदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकते? फाल्गुनी जी का ऐसा कहना था कि वो अभी अरेस्ट हो जाएंगे। इस पर सर आपके क्या रिएक्शन है? मैंने आपको उस दिन भी जब शर्लिन जी के साथ, आदिल मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जब शर्लिन के साथ आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी मैंने नीरज जी से ये क्वेश्चन किया था कि उनका कहना है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ट्रायल आप नहीं कर सकते हो और आपको वो अरेस्ट करवाएंगे। मैंने ये सेम एक बात बताइए, कानून का कौन सा प्रोविज़न बोलता है कि किसी भी केस का आरोपी अपराधी बनता है? ये केस झूठा है वो भी क्लियर है सबके सामने और सबको पता है केस झूठा है। कौन सा आरोपी बाहर निकल के वो अपनी सफाई में मीडिया को या किसी को भी कह सकते? सबके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को है वैसे आदिल को है। दूसरी बात, आदिल ने जिस कंडीशन पे बेल ग्रांट हुई थी, आदिल ने कोई किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया और सबको कंप्लायंस कर रहा है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद जो सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग अपना डिफेंस तो लोग करेंगे ना। हम अटैक करें नहीं करें, डिफेंस तो करेंगे ना। और डिफेंस हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लीगल वे में कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अथॉरिटीज को मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो खुद इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप हमें बता दीजिए कि कौन से कानून के प्रोविजन में आदिल को आप अरेस्ट कर पाएंगे। आदिल आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ऐसे लग रहा था एक चीज़ और है, हम लोग सारी चीज़ें एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, दैट टू ऑन पेपर। कहाँ बैठे हैं? मैंने सेट करके रखा था अच्छे से। मुझे सेंटर पर बैठना है। मेरे बगैर करना तो कर दो, मेरे बगैर नहीं करना मुझे। चलो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे लगा था कि राखी सावंत का चैप्टर आपने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर कितना भी आरोप लगाओ वो पूरी तरह से तैयार होती है, इस तरह से अपने आप को दर्शाती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्ट्रगल करने वाली लड़की है, एक्ट्रेस हैं, आप उनके ऊपर केवल अत्याचार कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? वो हर बार यही तो कहती है। देखो, पहले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 12 सवाल पूछे, मैंने 12 चीज़ों को रखा जो राखी ने मेरे साथ किया है। 12 सवालों का सिंपल उनका जवाब था, उनकी और उनके एडवोकेट का, कि तुम जाओ कोर्ट में जाके बात करो, मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बता सकती। और वो मेरे पे नए नए 8-8, 10-10 एलिगेशन लाती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि मैं एलिगेशन क्लियर करने में तैयार रहूं और वो कुछ ना कुछ करते रहें। उमरा जाके वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और आप लोग एकदम स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उमरा जाकर वो वीडियोस भेज रही हैं, काफ़ी खुश लग रही हैं और आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी कहीं अनबन आ रही है उसके कारण। ये क्या ठीक है? एक और बार पूछे। मतलब उमरा जाकर वो वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं अनबन हो रही आपको है। ऐसा लग रहा है कि हम एक सेकंड, लग रहे हैं? नहीं ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप पर सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग का इल्जाम लगाया जाए तो आप बल्ले बल्ले करेंगे? नॉट ओनली सोशल नहीं मीडिया आरोप है ना नहीं मैडम। नहीं, इतने सारे आरोप लगा रही है वो। आप मुझे ये बताइए कि जब हम उम्रा जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? क्लीन। बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बहुत करीब जा रहे हैं। क्यों? उनकी इबादत करने जा रहे हैं। ऐसे में आप झूठे इल्ज़ाम लगाकर जा रहे हैं, फलाना इसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन दोनों के बीच में अफेयर है, इसने इससे पैसे लिए। क्या है ये? मतलब जब जब आप मुंह खोलते हैं झूठ टपकता है। और यूजुअली क्या होता है, जो उम्रा जाने से पहले हम सब क्या करते हैं, गैदर होते हैं, माफ़ी भी मांग के जाते हैं कि हम लोग उम्रा जा रहे हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो, हम आके दोबारा मिलेंगे, हमको ब्लेस करो, ये होते हैं चीज़ें। तो वो तो जाते जाते बोल रही है 6:30 बजे मेरी फ्लाइट है, आदिल राष्ट्रीय शर्लिन ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया, वो हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, उन दोनों का कमिटमेंट्स है, रिलेशनशिप है, ये होता है क्या? और कोई गैर मुसलमान
उम्रा के लिए नहीं जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? तो राखी सावंत मीडिया के सामने आए और बताए कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, राखी सावंत है या फातिमा है। और सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट से मैं ये अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो हमें बताएं कि क्या राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है। क्या राखी सच में मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अगर सच में मुसलमान है तो वो मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान होने की नौटंकी ना करे, इस्लाम के साथ वो फरेब ना करे। और हमारे मतलब इस समाज में जितने सारे मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। मैडम, आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो सकता है क्योंकि राखी एलिगेशन लगाने में मानेगी नहीं, ये मानेगी चलता है नहीं? एक सेकेंड, मानेगी नहीं मतलब क्या? उनका एटीट्यूड, उनका नेचर ही एक सेकेंड, क्या ये जंगल है या समाज है? आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशंस लगाती रहेगी। हम सब जानते हैं, हम इतने सालों से उनको देखते आए हैं। उसे स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। कानून नाम की भी कोई चीज है ना? बिल्कुल, ये जो देश है ये हमारी मनमानी से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है। तो राखी को अब समझ में आना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो भिड़ रही है वो लॉ की समझ रखते हैं। इससे पहले कई बार कई अलग अलग लोगों पर राखी सावंत ने अलग अलग किस्म के इल्जाम लगाए। उन लोगों ने सोचा जान दो, लेकिन ये वो हमारा एटीट्यूड नहीं है। अरे हम क्यों जाने दें? जब हमने कोई जुर्म नहीं किया हम उस इल्जाम को क्यों बर्दाश्त करें? आदिल, एक सेकेंड, मैडम का कंप्लेंट हाल ही में मैंने राखी सावंत का एक इंटरव्यू देखा सिद्धार्थ कनन के साथ। उसमें वो कहती है कि आदिल भाई ने उनका बलात्कार किया, जिसके चलते उन्होंने मजबूरन आदिल भाई से शादी करी। तो मुझे लगा कि अरे, जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है वो महिला या तो डर के मारे चुप रहती है या नहीं तो हिम्मत करके अपने नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज कराती है, शिकायत देती है अपना, कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से गुजारिश करती है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। तो राखी सावंत ने ये सब नहीं करके ये फैसला लिया कि चलो अपने बलात्कारी के साथ शादी कर लेते हैं। तो एक विक्टिम कार्ड कब तक ये खेलेंगे? नहीं, ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कसमें खाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल, क्या आपने सच में राखी को मारा है? क्योंकि ये बात कोई हजम ही नहीं कर सकता है। जी बोलिए। जो उम्रा वाली बात है शर्लिन, आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों का जो भी कर रही है वो उम्रा करने जा रही है जहाँ अलाउड नहीं है, हम सबको पता है वो सब अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया नहीं है? क्योंकि डे 1 से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती जा रही है। उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द FIR कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पे एलिगेशन किए थे जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी। ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गई। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना जरूरी था?
एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ उनका उम्र कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशन ना लगाए, तो जैसे आपने कहा ये मीडिया ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राशि जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो देखिए- कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हम आपको क्या लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, क्या लग रहे थे, स्ट्रेस में लग रहे हैं। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आप ये देखिए, इतने सारे लोग हैं राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हमारा हम यहाँ काम है पे सवाल मुस्कुराए, पूछना। गाना गाए, अंताक्षरियाँ खेले। हमारा काम है सवाल हमारी पूछना, इज्जत मैडम। की धज्जियां उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्जाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियाँ से क्या बोलोगे? अरे माफी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफी मांगो। बोलो अल्लाह मियाँ माफ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियाँ मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ कनन का, मैं क्या ही बोलूं। ये सच्चाई इसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज का हमको एविडेंस देना पड़ता है बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर, इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। सोवे आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है, बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। अब उनसे सुनिए, मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूंगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है, आप उनसे सुनिए क्या हुआ है। तो कल्याण जी मीडिया के आपका भी सामने- स्टेटमेंट बताइए, और जो दुबई में भी अवार्ड जी। आपने रखा था उस बारे में भी बताइए। वहाँ पे भी एक खबर निकल आ रही थी कि एक स्टिकर निकालना अवार्ड के पीछे से और फेवरेट अपने खास लोगों को दे देना या बेच देना, और उसने ये बोला चीज़ भी- मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को लेके गया था। दादा साहेब फाल्के सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के में चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में जब मेरा शो हुआ उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। ट्रेन टूट जाएगा ना यार, ट्रेन टूटेगा कैसे खड़ा करेगा? सेंटर में आ, सेंटर में सब सेंटर में बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम बोलते हैं, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ भी पीछे थे, मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, ये भाई स्टिकर निकल के सबको दे रहे हैं जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, स्टिकर निकाला सबको दे रहे हैं अवार्ड। मेरे कौन है ये? तो स्टिकर सब नीचे पड़ा हुआ था। मैं तो बोले भाई 2 लाख रुपया जो है ना ये नहीं लिया है, कम से कम 25 अवार्ड, 20 से 25 अवार्ड जो मेरा कम पड़ा ना। मैंने पिछले कल बोला था मैंने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब मीडिया में गया ना रात मुझे सबका आ रहा है, भाई मेरा भी पैसा लिया, वो सब नाम देगा मैं, वो नाम देगा मैं। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मैं वो तो राखी लिया है, कमाया है। अब वो 20 से 25 लाख मेरा वहां पैसा देना था। मैंने इनको फोन किया था मॉर्निंग में, भाई चुकाना है पैसा। बट कल्याण जी एक बात ये आती है कि आप लोग ऐसे, वो कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर रही थी जो आप लोग इतने अग्री हो जाते कि आपने इतना बड़ा अपना भी नुकसान कर दिया सिर्फ एक राखी के बोले। नुकसान नहीं मैडम, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने।
अभी वो दोस्त को दे रहा है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, हड़कम वहां पे ये मचा हुआ है क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ, मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुला बुला के वो सबको दे दिया। 25 का वोट अभी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहां पे गौहर खान थी आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान की कुछ 40 आर्टिस्ट को लेकर 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के, 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया। मेरे टीम ने उसको पकड़ के लेके आया, मैडम प्लीज 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 आपका ट्रॉफी है, आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लड़ी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लड़ी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो, आपके अवार्ड में नाम नहीं है। और सुनिए भाई इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर पे, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया, कोई एक अभी मैं खुलासा कर रहा भाई, खुलासा कर, बीच में मुझे फोन किया था, राखी ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी, एक्स हस्बैंड रितेश रितेश का, उसको तुम्हारा बीजेपी में तुम्हारा बहुत नाम है, उसको टिकट दिलाओ। उसका सब व्हाट्सएप है मेरे पास। शादी मेरे से, मेरे से। भाई मुझे बोलने दो, मैं खाली इतने बोलना चाहता हूं, तुमको 6 टिकट दिया, जाना आना वीजा सब कुछ दिया, रहना दिया, गाड़ी दिया, और सब करने के बाद तुम मेरे ऊपर बोलते, मेरे अवार्ड को बोलते हो दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेचता है कौन? आदिल बेचते हो तुम, और नाम आता है आदिल का, और तुमको पूरी घूमने के बाद तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिसको भाई बोलते हो उसकी अवार्ड में जाके तुम ऐश करते हो। अपनी मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से, मैं फक्र से बोल सकता हूं, उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट वो दुबई मेरे पैसे से गया था, वो जो माँ के लिए रो रहा था ना, मुझे वो दिखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को खुद के पैसे से, दिखा दो कोई। उस माँ को, मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है, उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया दास साहब फाल्के, उसको मैंने फोन किया, मैं दीदी को फोन किया, दीदी मेरे ऑलरेडी मेरा बहुत सारे शो में आया है। वो बोलता, राखी बोलता है दीदी को मैं लेके गया, आज मैं खुलासा कर रहा हूं, दीदी को मैंने फोन किया, मैंने लेके गया। सेकंड बात, जब मैंने शो किया, कल्याण जी मेरे लोगों को देना है, कल्याण भाई नहीं भाई माफ करना, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, ये मैंने बोला था। उसने मांगा था 6 टिकट, मैं दिया नहीं। सिर्फ उसका वो जो मेकअप एक कॉस्ट्यूम वाला कौन था उसका, वो साथ में गया था जो कपड़ा पहनता है उसका, हाँ कुणाल, पता नहीं वो कौन है कॉस्ट्यूम वाला, कौन सा कपड़ा ये बनाता है, उसको लेके गया। कौन सा पता नहीं कौन सा वो कॉस्ट्यूम डिबोडी आई, खुद को पहनने को नहीं आता कॉस्ट्यूम, झूठ बोल के उससे मेरे को लेके गया। उसको खुद को ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का कुणाल को, हाँ, और वो उसका बोलता है ये बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम वो डिजाइनर, मालूम है क्यों? क्योंकि कुणाल से कपड़ा लेना था बोल के उसने टिकट दिलाया, और किसी को नहीं दिया, दीदी को दिया, कुणाल को दिया, राखी को दिया। इस बार मैं उसने बोला 6 टिकट थे भैया नमस्कार, एक बार मैंने खा लिया, 2 बार नहीं। अब जब आए बॉम्बे में तो मेरे को बोलता है कल्याण जी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। मैंने वो दादा साहब फाल्के दिल से मैंने बनाया। नीरज साहब को पता है मेरे बारे में, पूरी मीडिया को पता है, कचरा चुनने से लेकर यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। मैंने इस लड़के का सफर बहुत नीचे से जब से शुरू हुआ था, कई सालों से इस बच्चे ने कब से अपना सफर शुरू किया था, मेरा मतलब परिवार का बच्चा रहा, मैंने देखा कितनी मेहनत की, कम से कम इसको तो वक्त देना चाहिए। सपना था मेरा दुबई में, और दुबई में शो नहीं दादा, मैं देश को रिप्रेजेंट किया, देश को मैं रिप्रेजेंट किया, और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद तुम मेरे खिलाफ। अच्छा, जो पैसा लिया है ना आदिल ने, 2 लाख रुपया मुझे दिया है, मैं सब मीडिया को बोलता हूं, अगर है दम राखी में, वो 2 लाख का बैंक स्टेटमेंट वो दिखाए और उस आदमी को वो खड़ा कर, हम दिखाएंगे जो 20 से 25 लाख गया वो आदमी कौन कौन है।
लिस्ट दे देंगे हम, राखी दे लिस्ट। और रही बात, आज इतने लोग क्यों बैठे हैं? कितने लोगों को ठगी है राखी ने? शर्लिन, आदिल, राजश्री, कल्याण जी, गुरु, सब झूठे हैं क्या? राशि तो सबसे क्लोज फ्रेंड से ज्यादा। भाई मैं हस्बैंड था। मेरा बताओ। आप बोलो राशि तो क्लोज फ्रेंड थी, मैं हस्बैंड था। तुम्हारे बारे में already दो रिश्ते हैं। लेकिन आदिल भाई, गुस्सा, एक सेकेंड, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ पता है? जो एक्स हस्बैंड को वो बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है रितेश, उसको सिफारिश कर रहे टिकट दिलो इलेक्शन लड़ने। बताओ, अब Yes. बताओ। उसका नंबर नहीं था, नंबर है मेरे पास अभी। उसका नंबर कहां से आएगा मेरे को? क्या बोलते हैं? मैंने रितेश को कभी भी नहीं मिली, लंदन में मैं नहीं मिली। उसका नंबर है, मैं बात भी किया। तुमको अवार्ड दिलाएंगे रितेश, तुमको स्पॉन्सर दिलाएगा, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है दिलाएगा, पहले मेरा बॉम्बे में शो है उसमें दिला दो, मान जाएगा दुबई का। और एक बात कहूँ, अहम बात कहूँ, राखी हर बार किसको चीट करती है, किसका सपोर्ट लेती है, उनको ही काटती है। साफ है, बताता हूँ कैसे। शर्लिन के साथ झगड़ा था, साथ कौन खड़ा था? आदिल के साथ झगड़ा हुआ, साथ कौन खड़ा था? राजश्री। आज राजश्री के साथ झगड़ा, ये उसका कॉमन है। किसी दोस्त को नहीं छोड़ती है वो, लेकिन आदिल, दोस्ती का मोल नहीं है उसके पास। लेकिन आदिल, आप राखी के कितने ऐसे दोस्तों से मिले हो? अब ये कल्याण जी बोल रहे हैं कि 3 बार ही आपसे वो मिले हैं। अगर 3 बार की मुलाकात में आपके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आप और कितने लोगों से मिल रहे हो और कितने लोग आने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? ये जानना चाहेंगे। एक 15-20 दिन दो, हमको ये चाहिए प्रॉपर, हम एक काम करेंगे, एमपी थिएटर लेंगे, फिर आप सबको बुलाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हर गली में जाओ, बोल रहे हैं भाई तुम कैसे हो, मुझे ठग दिया, मुझे किया, मेरे से लूट लिया, 1 लाख लूट लिया, 10,000 लूट लिया, 50 रुपए लूट लिए, 25 लाख लूट लिए, 30 लाख लूट लिए, करोड़ों रुपए लूट लिए। आदिल सर, क्या कहना चाहेंगे? राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है अगर कहीं बाहर जाते थे आदिल तो मेरे कार्ड से जो है पेमेंट होता था, उनके पास पैसे नहीं रहते। कार से कार्ड से ये हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, मेरा एक सवाल है राखी जी से। हाल ही में राखी ने सिद्धार्थ के साथ एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में ये कहा कि दोस्त ना रहा, और कहा कि आपने उनका पति चुरा लिया और आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। तो ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई। ये मतलब हंसी इस बात के लिए आई कि ये बंदी जो है राखी सावंत, ये किसी भी हद तक, मतलब इसकी सोच किसी भी हद तक जा सकती है। सॉरी, मैं इसका जवाब मैं स्टार्ट करूं। हर बार राखी क्या करती है, सबको पता है। पूरे मूवमेंट को उसको साइड में लेने के लिए एक सिंपल झूठ, मेरा पति धोखेबाज है, चीटर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रितेश से। रितेश ऑलरेडी शादीशुदा है, मुझे पता नहीं रितेश ने धोखा दिया, करेक्ट। मेरे पे 3, आदिल की ऑलरेडी ईरानी गर्लफ्रेंड है मैसूर में, झूठ। उसके बाद आदिल की कोई गर्लफ्रेंड है निवेदिता नाम की, दोबारा झूठ। अब नया लेटेस्ट तीसरा झूठ, आदिल और राजश्री का कुछ चल रहा है। मतलब नीचता की सारी हदें पार कर रही है ये बंदी। राखी ने ये दावा किया है कि मैं राजश्री को छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद जाके उसने सिद्धार्थ कनन के पास जाके ये इंटरव्यू दिया है कि आदिल और राखी के बीच, राजश्री और आदिल के बीच में अफेयर है। सच में बोलने से पहले वो लड़की एक बार सोचती नहीं। अगेन उसने सेम एक नया एलिगेशन, राखी कम से कम हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, भाई बोल के, दोस्त बोल के, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं और आदिल ने कभी नहीं लिया, ना हम ऐसे है। ये तुम्हारा काम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेना। और एकता को तोड़ना। अभी हम 3 है, एलिगेशन लगा दो, हम दोनों लड़ लेंगे, फिर एक एलिगेशन लगा लो, लड़ लेंगे। हम अभी नहीं टूटेंगे, बिकॉज सबको पता चल गया है कि तुम क्या हो। उसके रग रग से वाकिफ हो गए, दुनिया को पता चल गया है राखी क्या है। कनन के जो इंटरव्यू पे आप क्या कुछ एक्शन लेने वाले हो क्या? हमने ऑलरेडी आदिल की तरफ से कनन का जो इंटरव्यू हुआ है 2 दिन पहले, उस पर एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है। ये देखिए कंप्लेंट, और हमने ओशिवरा पुलिस स्टेशन को भी मार्क कर दिया है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डिफेमेटरी है, जो उन्होंने इनके खिलाफ बोला है। और जो सबसे बड़ा उन्होंने जो इसके अंदर एक ऑफेंस किया है, उन्होंने
जो जिनके अगेंस्ट आदिल के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे थे मैसूर में, उन्होंने एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है उस इंटरव्यू के अंदर, जो बहुत ही बड़ा ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो हमने उस सब के अगेंस्ट उस सब चीज़ को कंटेंट्स डाल के ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डाल दिया है ओशिरा पुलिस स्टेशन में, और हमने काफ़ी सारे उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है जो थे। चलिए आपसे क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विक्टिम अक्यूज है और अक्यूज विक्टिम बन जाता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल को हम जजमेंट देंगे फिर भी आप सही बोल रहे हैं, फिर भी आप सही बोल रहे हैं। लेकिन विक्टिम अक्यूज और अक्यूज विक्टिम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस इंडस्ट्री का नजरिया ही ऐसे ही हो गया है। देखिए, बार 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 आप झूठ बोलते रहो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। ये उस बंदी का तरीका है, उसका मोडस ऑपरेंडी है। उसे लगता है कि बार बार झूठ बोलने से वो झूठ सच में बदल जाता है। बार बार उसने कहा कि आदिल ऐसा है वैसा है, आदिल ने उसके साथ बलात्कार किया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। आप जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी बिताने की कस्में कैसे खा सकते हैं अपने बलात्कारी के साथ? जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डाल दो, खुद डालो बलात्कार का केस 1 साल के बाद। आदिल पर राखी की कौन सी अदा आपको पसंद आई थी जिसके कारण आप उनके प्यार में तो सवाल है, मतलब किताब लिखना पड़ेगा। और वो क्या करती हैं? वो जब आती हैं मीडिया के सामने, हाँ, बोलती है कि मेरी क्लोन वो तो दूसरों के मेट्रो में घुस के पब्लिसिटी लेती है। अरे बाबा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मेरी लड़ाई राखी से थी? हाँ, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की जरूरत क्या थी? वो अपने अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं, आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपनी सहेली को सौतन बना सकते हैं ये इल्जाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? आदिल और राशि, आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी राखी फेमस है, बट अभी भी इतनी पब्लिसिटी की बुक क्यों है? आप लोग उनको ज्यादा क्लोजली जानते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूँगी, ये बात सच में सच है। मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ, खैर मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे थे। वो प्लानिंग करती है एवरी डे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूजर हो, सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशन कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो, आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूं। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ।
उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ्लाइट थी। हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहां पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है, वहां जाते हैं, वहां साड़ियां खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस लिखती नहीं है, पर उसके दिमाग में ये सारी चीजें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूं मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना है आपका जो बिजनेस है नेल आर्ट, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे ब्रांडिंग लगा रहे हो नेल आर्ट की। देखिए मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है, और उसके बाद जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है और ये जो जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी? मेरे पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है, उसको मुझसे पूरा पैकेज चाहिए था। उसने जब देखा कि लड़की वेल है, इसके पास सब कुछ है, मैं इसको अच्छे से यूज कर सकती हूँ, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो यूज करती है वो, राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। मुझे कोई जरूरत नहीं है राखी सावंत के पास जाके पब्लिसिटी लेने के लिए, और उसकी पब्लिसिटी मेरे हिस्से में क्या ही कर रही है, क्या काम आ रही है। आज मेरा नेल आर्ट स्टूडियो इतना ऊपर था, आज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बदनाम हो रही हूँ, मुझमें इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर हो रहा है। राखी सावंत ने बोला कि उसने मुझ पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया, मानहानि की है। राखी सावंत के ऊपर मैंने 200 करोड़ की है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत राखी सावंत से ज्यादा है। मैं एक बिजनेस करती हूँ, राखी सावंत बिजनेस नहीं करती है। उसने मेरे बिजनेस पे उंगली उठाई है, मेरे पेट पे लात मारी है, आए दिन वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। कल बोलती है कि हम दोनों दोस्तों के अंदर कुछ है। तो राखी सावंत, तुम्हारा डैमेज और हमारा डैमेज नहीं है। इस वजह से मैंने तुम पर अब 200 करोड़ का मानहानि दावा किया है। राखी सावंत भी बिजनेस करती है, बिल्कुल ये वही है। राखी सावंत भी करती है बिजनेस, राखी सावंत भी करती है बिजनेस। शेडी लगाना, चूना लगाना, फरेब करना, ठगना। सही बोला आपने, ठगना नहीं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ? नहीं, जो सच है वो सच है ना। बिजनेस वो भी करती है, लेकिन अलग बिजनेस है वो, चूना लगाना, शेडी लगाना। और मैं गुजारिश करती हूँ कल्याण भाई से कि एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए उसको आपके अगले अवार्ड फंक्शन में। ड्रामा क्वीन, कौन वुमन ऑफ द एरा, दादा साहब ड्रामा क्वीन, ड्रामा नहीं, आम बात है वो। नहीं, कौन वुमन ठग, द बेस्ट ठग अवार्ड गोज टू बाल्टी अवार्ड। कल्याण सर, अगर हो सके जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर इसको लेकर अगर अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ ले और आपके खिलाफ बोले तो आप क्या करेंगे? मैं तो शेर आदमी हूँ, मैं तो कच्चा खा लेगा उसको, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, उसको पता है मैं क्या चीज़ हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं धाराएं बताना चाहूंगी कि मैं राखी सावंत के ऊपर अभी क्या केस करके आई हूँ। राखी के अगेंस्ट में सर ये केस है क्या, एफआईआर? नहीं एनसी है क्या, एफआईआर? नहीं, ये रिटन कंप्लेंट। राखी सावंत के अगेंस्ट में इनकी तरफ से रिटन कंप्लेंट गई है पुलिस को
अंडर सेक्शन 499, 500, 211, 504, 506, 509, 384 ऑफ IPC। इसका मतलब है मानहानि, चरित्र हनन, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश, धमकी देना, ये सारी इसमें शामिल है। और इस पर हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। और अगर वो लोग नहीं लेते हैं एक्शन तो फिर हमको, जैसे आदिल का हमने बताया था कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 156(3) में FIR करने का ऑर्डर लेंगे। उसी तरह इस मैटर में भी हम लोग कर रहे हैं। अब कोई भी एलिगेशन अगर होगा उधर से तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में किसी के साथ या कोई भी एविडेंस जब तक ना मिले तब तक एलिगेशन मत करिए। अदरवाइज आपको इतने सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि आपका सारा टाइम पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा। वैसे आज के टाइम उसने पता है क्या बोला है कि राशि के वजह से उसके हाथ से कुछ 4-5 मूवी निकल गई है, 4 फिल्में गई है, और सॉन्ग गया है, कौन सॉन्ग गए हैं उसके। ये राशि की वजह से, राशि की वजह से नहीं गया है। ये जो टमाटर के झाड़ उगाते हुए घूमती है ना, उन सब चक्रों में निकला है उसके हाथ से। ये जो झूठे एलिगेशंस लगाती है, जो स्क्रिप्ट बनाती है घर पे बैठ के, मुझे तो लगता ही क्या ही बोलूं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो उसको किसी ने काम दिया भी था। करो आप काम राखी सावंत, बहुत काम करो, इंसान को काम करना चाहिए। लेकिन अब टमाटर के झाड़ उगाती रहोगी तो काम कब करोगी? सर राखी ने ये भी कहा है कि आदिल, राशि और शर्लिन के टॉर्चर की वजह से वो सुसाइड भी कर सकती है आने वाले दिनों में। मैं कर दूंगा उसके लिए भाई, मैं कह रहा सुसाइड मैंने खराब किया था वो दास का नाम। अगर मैं मर जाएगा ना तो राखी संभालेगा मेरा बच्चा को और मेरी वाइफ को। मैं करने वाला हूँ। अरे बाबा, मेरी ब्रेड को उसने खराब कर दिया। आपके सवाल का सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाबी सवाल। आपको लगता है कि राखी सावंत सुसाइड करेंगी? वो सबको मारे, वो तो दूसरे को सुसाइड करवा दे। सरेआम मीडिया के सामने एक महिला के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए और वो महिला आज भी जिंदा है, आपके सामने बैठी है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए उसे। अगर कोई ऐसा बोल गया अगर कि सुसाइड करूंगा तो वो भी एक ऑफेंस है। अगर कोई धमकी देता है सुसाइड करने का तो वो भी एक ऑफेंस हो जाता है। मुझे एक बात क्लियर करनी है। हाल ही में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे ख्याल से आप ही से कहा था कि शर्लिन चोपड़ा के साथ तो सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं वो ये ड्रामे क्यों कर रही है। आपको बता दूं मैं कि सन एंड सैंड होटल में फरवरी के महीने में इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां पर राजश्री जी, मैं, शैली, वाहिद भाई और राखी हम सब मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाहिद भाई ने तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे पूछा, शर्लिन चोपड़ा, क्या आप राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ दर्ज कराए FIR को वापस लेना चाहेंगी? मैंने जवाब में क्या बोला? मैंने कहा कि मेरे काबिल वकील इसका जवाब कोर्ट में देंगे। उसके बाद कई बार इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया, पूछा गया बार बार, क्या आप अपना FIR वापस लेंगी? मैंने यही बोला कि इस सवाल का जवाब मेरे काबिल वकील कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे। एक दिन राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर राखी सावंत ने मेरे सामने एक कागज पेश किया। उस पर क्या लिखा था? यही FIR वापस लेने वाली बात। तो मैंने राखी से कहा कि मैं ऐसे कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। जब मैंने कहा उसको कि मेरा उसके साथ मैसूर जाना, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, अगर लोगों को इजाजत देती हूँ कि वो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, इज्जत की नीलामी करें, तो फिर मेरा वजूद क्या रह जाएगा? मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगी समाज में। आज क्योंकि मैं खुद के लिए लड़ रही हूँ, खुद के लिए एक मजबूत दमदार स्टैंड ले रही हूँ, लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये लड़की जो है ये लड़ सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। अगर मैं खुद के लिए ना लड़ूं, मैं क्या ही समाज सेवा करूंगी? कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैंने समझाया उसको कि देखो राखी, तुम्हारे लिए मैं मैसूर गई, तुम्हारे कहने पर,
तुम्हारी जिद करने पर वो आई थी यहाँ पर राजश्री जी के साथ, रोई थी मेरे सामने, बोला प्लीज बहन तू बहुत बहादुर है, तू अच्छा बोलती है, तू चल मेरे साथ। तो मैं गई, मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे इंसाफ मिलेगा, तुझे लगता है कि तुझे मिलेगा इंसाफ, तो मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे पसंद है पीड़ित महिलाओं की मदद करना, पीड़ित पुरुषों की मदद करना। मुझे पसंद है कि जरूरतमंद लोगों के लिए एक बुलंद आवाज बनना। तो मैंने उसको समझाया उस दिन, मैंने कहा कि प्लीज इन दो बातों को मिक्स मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकती हूँ तो क्या मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? सोचो जरा, मैं ये एफआईआर वापस नहीं ले सकती, समझो बात को। नहीं, तू मेरे साथ दुबई गई थी ना मेरे एकेडमी के लॉन्च के लिए, हाँ, और तुझे मैंने अवार्ड दिलाया ना, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। मैंने बोला हाँ, तो मैं ये एफआईआर वापस ले लूं? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मजाक बनकर रह जाऊंगी। आइंदा अगर तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मैं गई पुलिस के पास शिकायत करने, तो कौन मुझे सीरियस लेगा? शर्लिन जी तो मैंने राखी से कहा कि राखी नहीं, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, समझो बात को। उस दिन से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट कहती हैं कि अरे वो तो आई थी हमारे पास, हमने कॉफी पी। हाँ बाबा, हम साथ में बैठकर मोमोज खाए, हमने कॉफी पी। कॉफी तो मैं अपने ड्राइवर के साथ भी पीती हूँ, मोमोज तो अपने ड्राइवर के साथ भी खाती हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या संविधान में लिखा है कि अगर आप किसी के साथ बैठकर मोमोज खाते हैं या कॉफी पीते हैं या हंसी मजाक करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि आपने सेटलमेंट कर ली? आज तक ना लिखित में ना जुबानी तौर से मैंने ये कहा कि मैं अपना एफआईआर वापस लेती हूँ। मेरे जीते जी वो एफआईआर कभी वापस नहीं लूंगी। बात सुन लो और समझो। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ मैंने बार काउंसिल में जाकर एक शिकायत दर्ज करी। मैंने कहा बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कि सर, एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एक एडवोकेट होते हुए, एक महिला होते हुए, हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए तमाम मीडिया वालों के सामने उन्होंने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, मुझको जलील किया, मेरी इज्जत उछाली। एक वकील होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो बोलती है हाँ मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हाँ, तो रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझसे पूछा आप क्या चाहती हैं? मैंने बोला सर, ये कह रही हैं कि ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इनसे कहिए कि मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे अगर सच में ये शर्मिंदा है तो। उन्होंने उस दिन, ये बात है 7 अगस्त 2023 की, इसी महीने की, तो उन्होंने उस दिन ऑफिसर के सामने कहा जी सर, सर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी सर, और उसमें तमाम मीडिया वालों के सामने मैं शर्लिन चोपड़ा से माफ़ी मांगूंगी, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ सर। हाँ, और वहां से निकलने के बाद वो मुझे धमकी देती हैं, बोलती हैं कि जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है राखी सावंत और मेरे खिलाफ, वो आप वापस ले लीजिए तो ये माफी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? एफआईआर अलग है और बार काउंसिल में जो मैंने शिकायत दर्ज कराई है वो अलग है, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, आप मिक्स क्यों कर रहे हो? तो तब मुझे समझ में आया कि उनकी मंशा क्या है। माफी मांगना उनकी मंशा नहीं है, वो चाहती है कि जैसे तैसे मैं उस एफआईआर को वापस ले लूं। और मुझे कहती है कि असल में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे उसके लिए फिक्र होती है और ये राखी सावंत मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा मैडम, जो कुछ भी है ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है? हम मिले क्यों यहाँ पर, आए क्यों बार काउंसिल पर? क्योंकि मैंने शिकायत की आपके खिलाफ, ठीक है? उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो आज ये कहती हैं कि नहीं हमारी सेटलमेंट हो गई। अरे कोर्ट ऑफ लॉ में रिस्पेक्टेड जज साहब के सामने आप क्या बोलेंगे? वो पूछेंगे आपसे अगर सेटलमेंट हुई है तो बताइए कहाँ हुई, कैसे हुई, है क्या लिखित में? अरे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। सर आप बताइए सेटलमेंट कैसे होती है?
सेटलमेंट के लिए इनको दोनों को कोर्ट जाना पड़ेगा, कंसेंट टर्म्स डालना पड़ेगा, फिर माननीय जो हाई कोर्ट होगा वो क्वेश करेगा। ऐसे सेटलमेंट नहीं होता है अरे चीजों में। क्या बोलेंगे वो कोर्ट में? हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने कॉफी पी साथ में, तो हो गई सेटलमेंट। अरे एक बड़ी निजी वकीलों के लिए आखिरी सवाल ये फाल्गुनी ने कहा है कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर माफी मांगो तो आप माफ करेंगे। मैंने आप उस बड़ी दिन दिलदार है। मैंने उस दिन ये दिलदार वाला डायलॉग राखी का बहुत ही फेवरेट डायलॉग है। बहन तू दिलदार है, बहन बहन तू बहादुर है, दिलदार कर करके ये हालत हो गई। बहन तू बहादुर है, बहन मेरे साथ चल, बहन मेरे लिए इंसाफ की गुहार लगा बहन। एक सेकेंड। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने मुझसे कहा कि वो तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगी, तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे माफी मांगेंगी। क्यों? 5 नवंबर 2022 के दिन जो शर्मनाक काम उन्होंने किया, सरेआम मीडिया के सामने एक लड़की के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर, उसके लिए वो माफी मांगना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनसे पूछिए क्या हुआ। वो बोलती है नहीं, असल में वो जो एफआईआर आपने दर्ज कराई ना हमारे खिलाफ, वो आप वापस ले लेंगी तो फिर मैं माफी मांग सकती हूँ। मैंने बोला मैडम एफआईआर अलग है, ये बार काउंसिल वाली शिकायत अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। एफआईआर में आपका नाम है, राखी सावंत का नाम है, बार काउंसिल में मैंने जाकर शिकायत करी आपके खिलाफ, तो आप अभी उस शिकायत के बारे में बात करो। तो नहीं, आप वो एफआईआर वापस ले लो तो मैं माफी मांगूंगी आपसे मीडिया के सामने, फिर आप ये शिकायत भी वापस ले लो। मैंने कहा क्या है ये, आप डील कर रहे क्या मेरे साथ? जिसके दिल में रिमोर्स होता, जिसके दिल में गिल्ट होती अपने किए के लिए, जिसके दिल में पछतावा होता, जो सच्ची मायनों में, हाँ सही मायनों में जो माफी मांगना चाहता है, वो कंडीशन रखता क्या? नहीं आप ऐसा करो तो मैं सॉरी बोलूंगी, आप वैसा करो तो मैं अपोलोजाइज करूंगी। क्या है ये? आप मीडिया के सामने आज भी ये बोल रहे, आप ही को बोला था किशन, आप ही को बोला था, अरे मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। शर्लिन चोपड़ा को बोल दो कि अगर कोई शरीफ औरत, शरीफ महिला हाँ आ जाए, अगर कोई शरीफ महिला बात करना शुरू करे तो फिर सोच लो क्या होगा। अरे क्या शराफत का पाठ पढ़ा रहे। अगर आप सच में शरीफ हो ना तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप शरीफ हो। आपकी शराफत आपकी हरकतों से, आपकी बातों से झलकती। मैं राजा हूं बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आता कि आप कौन है, तो समझ में आ गया है सबको कि आपकी असली मंशा क्या है। और आप क्या बोल रहे थे, अगर वो माफी मांगेगी तो मैं क्या करूं? अगर आप माफ कर देंगी क्या, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैं हमारे पे नहीं, अगर मीडिया के सामने सच्चे मन से वो माफी मांगती है मुझसे, बगैर कोई शर्त के, एफआईआर वापस ले लो, ये कर दो, वो कर दो, नो, कोई कंडीशन नहीं। आप सच्चे दिल से माफी मांगो, उसके बाद आप देखो क्या होता। आदिल भाई, राज्य की टीम में जितने भी लोग आपके साथ हैं, एक आखिरी सवाल वाहिद भाई की अभी तक उस टीम में जी बोलिए ना, बोलिए। अभी भी ऐसे क्या बात है कि वाहिद भाई को नहीं दिख रहा, इन सबको दिखा और वो अभी भी भाई का फर्ज निभा रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ, हो गया जवाब दो सर, प्लीज प्लीज अरे साइलेंस, बैठना बैठना। आपको जो पूछना पूछ हाँ पूछ लिए हाँ, जवाब दो सर। अभी ये मत बोलो आदिल की टीम, आदिल की गैंग, ये कोई टीम और गैंग नहीं है। न्याय के लिए लड़ना गैंग नहीं बोला जाता, ये गैंग नहीं है। इनके साथ जो हुआ ये आई है, मेरे साथ जो हुआ मैं आया हूँ, इनके साथ जो हुआ ये आई है। यहाँ कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया है। हाँ, ये सपोर्ट है क्या? ये सपोर्ट के लिए आए हैं क्या? इंटरेस्ट में पैसे लेके इंटरेस्ट बन रहे, 25 लाख रुपए का अवार्ड, लाखों रुपए, मेरे लाखों रुपए। तो ये मत बोलो गैंग है, टीम है। हमारे साथ जो हुआ है हमें मालूम है। तो वो आके बोलती है ये वो टीम, मैं लोनर होगी। लोनर के काम तुमने किए हैं क्या? तुमने दोस्त बनाए क्या? तुमने हस्बैंड ठीक से बनाए क्या? तुमने फैमिली ठीक से रखी? तुमने कुछ नहीं किया ठीक से। भाई भी लगा हाँ। वाइट भाई बचे भाई खाली। हर गली गली में उनके भाई हैं, गली गली में। एक भाई के ये पीछे चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ, इनका सवाल था कि एक सेकंड, इनका सवाल ये है कि वाहिद भाई बोलने तो जवाब देना प्लीज प्लीज यार, प्लीज जवाब दे देना। वाहिद भाई राजश्री जी या हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं, ये सवाल वाहिद भाई ही बताएंगे। जिस दिन उनको ठगा जाएगा, हाँ नहीं ठगेंगे, वो मास्टर आदमी है, बहुत बड़ा मास्टर है। ये बात तो है। वाहिद भाई बहुत स्मार्ट है। वो खुद को सुरक्षित रखेंगे और राखी को मौका नहीं देंगे कि वो उनको ठगे। और जेन्युइनली कोई ठगा है तो हमारे पास आ जाइए, हम पूरे ग्रुप बना के लड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ो। जस्टिस फॉर आदिल चल रहा है। मुझे भी पहले यही बोला था कि उनके होटल है, उनके क्लब है, उनकी एकेडमी है। जब मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि उनके पास झंडू बाम भी नहीं है उधर। 10 दिन तक दुबई में रहती है, कुछ तो काम होगा उनका। टिकटॉक लगा के बैठती है और दिन भर उसके ऊपर पता नहीं क्या, डबल टैप गाइस, डबल टैप और डिजिटल सब कुछ चल रहा होता है। यही करने जाती है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। अब आप लोगों ने डांस एकेडमी कोई खोला था, क्या ये बात सच है? सर उससे पूछो पैसे किसने लगाए, उसको पूछो। जो एकेडमी खोली थी मैंने इधर मुंबई में, क्या क्या हुआ है मुझसे पूछो। और दुबई में जो उन्होंने लोगों को ठगाए ना, देविका वो लोग आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, 1 हफ्ते में आ रहे हैं। फिर बिठाएंगे, फिर उसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे।